संस्थान भी कहते हैं ना। ठीक है, देखिए इस टॉपिक में हम लोग क्या जानने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग जानेंगे, इंपॉर्टेंस जानेंगे, फीचर्स जानेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग इसमें जानेंगे। सबसे पहले एक वर्ड आता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन डिफर्स टू बी द हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ ए वेरियस पार्ट ऑफ अचीव कॉमन ऑब्जेक्ट। संस्था एक ऐसा उद्देश्य होता है, एक ऐसा कॉमन उद्देश्य होता है जो मेरा और मेरे संगठन में जुड़े हुए सभी लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ ए वेरियस पार्ट टू बी द अचीव कॉमन ऑब्जेक्ट। यदि हम फीचर्स की बात करें तो आपको 3-4 फीचर्स आपको एनी टाइम याद रहता है जो हम ट्रिक दिए हैं आपको। ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फ्लेक्सिबल प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस। दिस इज ए ग्रुप एक्टिविटी, दिस इज ए सेकेंड स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट। प्राइमरी तो आपका प्लानिंग हो गया, सेकेंड स्टेप क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कैरेक्टर और फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी संस्थान की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले विशेषता हो सकती है ग्रुप इंडिविजुअल, यानी कि साथ में मिलकर काम करेंगे। संगठन में बीजेपी एगो संगठन है, आरजेडी संगठन है, जेडीयू संगठन है, कांग्रेस संगठन है, तो उस संगठन में सब लोग एक आदमी काम करता है, सब लोग मिलकर काम करता है नहीं करता है। उसी प्रकार कंपनी एक आदमी चला सकता है, कंपनी में अनगिनत लोग मिलकर उस कंपनी को चलाएंगे। तो पहला हो जाएगा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सब लोगों का कॉमन गोल होना चाहिए और सब लोग एक चीज पर फोकस करेगा उसमें। कॉमन पर्पस, सबका एक उद्देश्य होना चाहिए, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद चेन ऑफ कमांड, जो कि हेनरी फ्यूल का सिद्धांत यहाँ पर आ जाता है। चेन ऑफ कमांड यानी कि एक चेन ऑफ कमांड की तरह सब लोग काम करेंगे उसमें। ये नहीं कि हो कमांड दिया है कि आपको यहाँ पर देख लेना है। जैसे मान लो रामनवमी का जुलूस कराना है तो एक संगठन होता है, शाहपुर का अलग होगा, पटना का अलग होगा, हनुमान मंदिर का। अब एगो दे दिया, देखिए पूरा शहर में झंडा लगवाने का जिम्मेवारी आपको हम दे रहे हैं, अपना लड़का लोग को लगाइए, आप पूरा शहर में झंडा लगा दीजिए, और उसको जिम्मेवारी दिए, जिम्मेवारी नहीं कर रहा है, बढ़िया लगेगा। कॉमन पर्पस होना चाहिए, सबका सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। किसी का जिम्मेवारी दे दीजिए, रथ वाला में आप रहिएगा, आप जुलूस में नेतृत्व कीजिएगा, आप लोग ये काम कीजिएगा, आप लोग वो काम कीजिएगा, सबको काम देना पड़ेगा उसमें ना। एक चेन ऑफ कमांड की तरह उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अब हम बोले हैं किसी को काम में नहीं करेगा तो जरूर है वहाँ पर मिस्टेक होगा, अब मिस्टेक होगा तो लफड़ा होगा वहाँ पर। हाँ, इसलिए यहाँ पर कॉमन चेन होना चाहिए। वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। देखिए कहता है इसमें कि ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट ए कोऑपरेशन रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिवीजन। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिवीजन में क्या होना चाहिए, एक बढ़िया रिलेशनशिप होना चाहिए, एक अच्छा क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए सर। इसमें एक आता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है, कामों को बांटना, काम को क्या करना, विभाजित करना। डिवीजन ऑफ वर्क में अलग अलग लोगों को उनके एक्सपीरियंस और एबिलिटी के बल पर कौन सा बंदा किस काम में एक्सपर्ट है उसको दे दिए जाए। इसके बाद डायनेमिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये डायनेमिक होता है, समय के साथ साथ वो चेंज भी होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज भी होता है, इसको डायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्लूरलिटी ऑफ ए पर्सन्स, इसमें ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ ए मेनी पर्सन, इस ग्रुप में बहुत सारे पर्सन होंगे, हु एसेंबल टू बी द फुलफिल ए कॉमन पर्पस, और सब लोग मिलकर एक ही कॉमन किसी उद्देश्य को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। समझ रहे हो हम समझाना क्या चाहते हैं तुमको। एक और देख लेते हैं, उसके बाद समझा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, जो कि होता भी है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस भी होता है और कंटिन्यू प्रोसेस भी होता है। अब कहने का मतलब है एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है जियो। क्या नाम है, जियो। जियो कंपनी का, जियो कंपनी मेन कंपनी है कि सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। किस कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, रिलायंस का है। रिलायंस का ही एक कंपनी है जिसका नाम है जियो। तो जियो में जो लोग इसका ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हैं, जो लोग भी इसमें काम करते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है, जियो को आगे से आगे बढ़ाना है। जियो का सिम, जियो का मोबाइल, जियो का नेटवर्क, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया करना है। सबका अलग अलग पर्पस होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर टाटा कंपनी का क्या होता है, टाटा कंपनी का जो भी मोटो है तो अपने हिसाब से वो काम करता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जरूरी है ग्रुप एक्टिविटी, मस्ट बी द फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। दूसरा है एक सेम पर्पस या कॉमन पर्पस, सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए।
यूनिवर्सल प्रोसेस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, और टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए, यानी कि डायनेमिक प्रोसेस होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को तभी हम लोग बना सकते हैं। आपने कभी जीवन हम लोग आपके उम्र के जो बच्चे होते हैं आमतौर पे सोचते हैं कि हमको फलाना जॉब करना है, हमको इसमें जाना है, हमको उसमें जाना है, हमको उसमें जाना है, लेकिन बहुत कम ही लोग सोचते हैं ना कि कंपनी हमको खड़ा करना है, एक खुद का बिजनेस खड़ा करना है, हमको हजारों की भीड़ में जाना नहीं है, बल्कि हजारों लोगों को नौकरी देना है हमको। हजारों लोगों की भीड़ में एक हम भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करेंगे सर, जॉब देंगे। लाइन में खड़ा रहने से, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है कि हम लाइन में पीछे खड़ा नहीं होते हैं, हम जहां खड़ा होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाता है। बिजनेसमैन का सबसे फर्स्ट पर्पस, सबसे फर्स्ट एम ये होता है, भीड़ में खड़ा नहीं होंगे, जहां खड़ा होंगे वहीं से भीड़ चालू हो जाएगा। एक बिजनेसमैन ही होता है ना जो कंपटीशन में कभी भीड़ नहीं खड़ा करता है, बल्कि वो कम से कम जितना पॉसिबल हो सकता है, कोई व्यापार 10 लोगों को रोजगार दे रहा है, कोई व्यापार 50 लोगों को रोजगार दे रहा है, और कोई व्यापार 1000 लोगों को रोजगार दे रहा है। 2 बच्चे टॉपर करें और एक बच्चा बोले कि आई वॉन्ट टू बी इन ए फ्यूचर IAS ऑफिसर, और एक बच्चा बोले ठीक है ना, आई बिकम ए एंटरप्रेन्योर इन ए फ्यूचर, तो दोनों में बेस्ट किसको मानेंगे? लोग हंसेगा, बेहुदा है रे, फर्स्ट मारा है, टप्पर मारा है, तो IAS का नहीं बन रहा है। लेकिन वो जो सोच लिया ना, वो शायद वो नहीं सोच पाया। समाज को बदलने का जज्बा रखता है एंटरप्रेन्योर, अपने वजह से बहुत लोगों का कल्याण करेगा। क्या हो, तो ये सबसे बड़ा चीज है ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए, तो आपको ये चीज जानना होगा कि अब कंपनी खड़ा करेंगे तो कैसे खड़ा करेंगे। तो कंपनी खड़ा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना होगा, एक संस्थान बनाना होगा। दुनिया में किसी भी जंग को जीतना है तो ग्रुप जरूरी है, टीम जरूरी है। एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के पास 2 हाथ, 2 गोड़ है, 1 दिमाग है, और 24 घंटा का समय, काट छाट के 12 घंटा खाने पीने सोने में निकल जाता है उसका। 12 घंटे में वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है, हल्का फुल्का काम कर सकता है, अपने फैमिली का जीवन और पालन पोषण कर सकता है। एक महान बिजनेसमैन ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि हम अकेले यदि वर्क करते हैं तो हम केवल अपने फैमिली का जीवन पालन पोषण कर सकते हैं, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। लेकिन हम यदि मैन पावर को हायर कर लेते हैं, हम अपने साथ टीम बना लेते हैं, हम अपने साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप कर देते हैं, तो हमारे पास हजारों हाथ, हजारों पैर और हजारों दिमाग और हजारों घंटा का समय हो जाएगा हमारे पास एक दिन में। आ रहा है समझ में ना? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कोई भी बिजनेसमैन दुनिया में कभी देखे हो कि एक बिजनेसमैन एकलौता एक आदमी सोल ट्रेड कभी दुनिया में नाम किया है? रिलायंस कंपनी का भी नाम है, तो उनके साथ बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे टीम सर जुड़े हुए इसके साथ। होता है कि नहीं होता है? रियलिटी है कि नहीं है ये? आपको क्या लग रहा है? पतंजलि कंपनी एक आदमी चलाता है, बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसका, योगा करवाते हैं, लोगों को एक दिमाग में भर देते हैं कि देख भाई, तेरे को जीना है तो तेरे को योगा करना ही पड़ेगा, तेरे को जीना है तो तेरे को एलोवेरा जूस पीना ही पड़ेगा, तुमको अच्छे बाल रखना है तो तुमको पतंजलि का ही शैम्पू लगाना पड़ेगा। मार्केटिंग 2 टाइप का होता है ना, एक होता है कि हम कस्टमर के नीड और वांट्स को जान जाए। आपके ही चैप्टर से ही पढ़ा रहे, एक चैप्टर में ये है आपका। तो मार्केटिंग 2 टाइप का होता है कि एक कस्टमर के नीड और वांट्स को जाने। हम 2 तरह का मार्केट करते हैं, कस्टमर को जो चाहिए वो देंगे, नहीं तो जो हमको बेचना है वो हम देंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? 2 तरीके से मार्केटिंग होता है, कस्टमर को क्या चाहिए वो दे दो, नहीं तो जो तुम चीज देना चाहते हो वो दे दो। जैसे समझो यहाँ पर हम लोग किसी टकले व्यक्ति को कंघी बेचेंगे तो क्या वो लेगा? हम लोग बोले बहुत बढ़िया कंघी है, कंघी तो इतना मस्त है कि अब क्या कहा जाए। ओकर बाले नहीं है तो कंघी लेगा। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं तो वो कभी ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। उसको जरूरत क्या है? उसको तेल बेचिए, बाल उगाने वाला तेल बेचिए और गारंटी दीजिए उसको कि 1 महीने में तुम्हारा बाल आ जाएगा। शायद आत्मविश्वास के साथ बाल थोड़ा आ भी जाए उसका। होता है ना मार्केट में, ये नहीं चल रहा है आज के डेट में। मार्केट में ज्यादातर ये चलता है कि जो प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं वो बेचते हैं, और नहीं तो कस्टमर पर्पस को हम लोग देखते हैं। 2 ही चीज होता है मार्केट में, तीसरा चीज सर नहीं होता। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप कीजिएगा तो बहुत दूर तक जाइएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप नहीं कीजिएगा तो आप बहुत नीचे ही रह जाइएगा सर। ये प्योर श्योर गारंटी है सर। समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये तो समझ में आ गया कि अकेला व्यक्ति विकास कितना कर सकता है, बस वो उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। सपना सब लोग देखता है। हम लोग और बिहार में सबसे ज़्यादा लोग सपना क्या देखते हैं? बड़ा होकर किसी कोई जॉब करना है, सरकारी नौकरी करना है।
सरकारी नौकरी करना है, बड़ा होकर क्या करना है, सरकारी नौकरी। बहुत लोग कहते हैं पहले नौकरी फिर छोकरी, मतलब पहले नौकरी ले लेंगे उसके बाद विवाह शादी करेंगे, और नौकरी के चक्कर में 30, 35, 40 साल हो जाता है, फिर उसके बाद छोकरी भी नहीं मिलती है, मतलब कि शादी विवाह भी नहीं होता है। आम शब्द में हम लोग कहे उसको, तो होता है नहीं होता है, रियलिटी बताओ, होता है उसके साथ? अच्छा रियलिटी ये चीज़ है जो हम फिर नहीं बताएंगे। अच्छा, जबकि तुम कोलकाता में चल जाओ, बेंगलोर में चल जाओ, तमिल साइड में चल जाओ, मुंबई में चल जाओ, बहुत ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ बिजनेसमैन का बेल्ट है। तुम चाइना में जाओ ना, अपने चाइना में जाओ, पूछोगे ना कि बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, तो कहेगा बड़ा होकर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। उसके पीछे बहुत सारा उसका रीजन है। बिजनेसमैन जितना चाहेगा उतना बना सकता है सर, उसका पेमेंट निश्चित नहीं है। एक जॉब आप कीजिएगा ना, ऑलमोस्ट आप 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 का जॉब कीजिएगा लाइफ में। अब बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन शायद ही जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन हीरो तक वही जाएगा। कल ये जॉब किया हुआ पर्सन जो मान लीजिए कि दो बंदा है, एक ए है और एक बी है, बी बिजनेस करता है, ए जॉब करता है, तो कल इसके बच्चे को सोचना पड़ेगा कि मेरे बच्चे को जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितने कंपटीशन के दौर के साथ ये गुजर रहा है, उससे कई गुना कंपटीशन के दौर के साथ इसका बच्चा भी गुजरेगा। समझ में आ रहा है ना? अब बिजनेसमैन का बच्चा है तो एक बार यदि बिजनेस बिल्डअप कर दिया, खड़ा कर दिया, अगर बच्चा को नहीं सोचना है, अगर बच्चा को लगातार उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। 10th 12th करने के बाद भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन इसको क्या करना होगा, इंटर करना होगा, बीए करना होगा, बीएड करना होगा, सीएड करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। आधा से अधिक उम्र उसका जॉब में चला, मतलब कि इन सब तैयारियों में चला जाता है। अब बदले में क्या मिलता है, 25-30 हज़ार रुपए का एक जॉब मिलता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस, तो उनको क्या मिलता है, उनको आने वाले समय में उनको फ्यूचर उनका बढ़िया हो जाता है। और उसमें भी वो लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर दिए हैं, उनका लाइफ और भी बेटर होता है। धीरू भाई अंबानी के बच्चे को सोचना होता है क्या करना है, सॉरी तुम मर गए हैं धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी भी है ना, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी है, सोचना पड़ता है कि क्या करना है। धीरू अंबानी एक बार बिजनेस का नींव डाला और वहीं से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान का नाम था बिल गेट्स, अपने समय का सबसे दुनिया का वर्ल्ड नंबर 1 बिल गेट्स का आप गूगल पे हिस्ट्री मार के सर्च कर लीजिएगा उसका। जब उसके पढ़ने में इतना तेज था कि मैट्रिक में टॉप किया था, इंटर में टॉप मारा था लड़का। और जब उसके पिता ने पूछा कि आगे चल के क्या करना चाहते हो, तो बोला आई वॉन्ट टू बिकम ए बिजनेसमैन। एक ही वर्ड में बोल दिया कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। और पापा बोलेगा वकील बनो, वकील, हम वकील है, तुरो को वकील बनाएंगे। वकील बना, नहीं बना। आज वकील बनता तो क्या दुनिया का नंबर 1 इंसान बनता, वो नहीं बन पाता। बन पाता, नहीं बन पाता। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का नींव डालते हैं सर, अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस में ही, एक बड़े बिजनेस का जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन का नींव जिस दिन डाल देते हैं ना, उस दिन हम बिजनेस को अपने कई एरिया से बढ़ा देते हैं। एक दुकानदार जानते हैं क्या करता है, जैसे कोई दुकान है शाहपुर में, तो अपने दुकान चलाएगा, कोई भी दुकान हो, मेरा तुम्हारा किसी का भी दुकान हो, चलेगा, चल रहा है दुकान, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है भाई। दुकान का एरिया कितना है, शाहपुर के लोग आएंगे, शाहपुर के 5 गांव 10 गांव के आसपास के लोग आएंगे, इससे ज्यादा लोग आएंगे क्या? कंपनी का प्रोडक्ट क्लिनिक प्लस शैम्पूल कहाँ बिकता है, कहाँ बनता है? अब पूरे भारत में, इंडिया के बाहर तक जाकर माल बिकता है क्लिनिक प्लस का। बजाज का फैन है, पानासोनिक का एसी है, चाहे आपका एलजी का कोई प्रोडक्ट है, क्या लगता है आपको, एक जगह बनता है तो एक ही जगह बिकता है? दुनिया के, मतलब भारत के कई कोना में बिकता है, विदेश तक माल जाता है। ये चलाने में क्या लग रहा है कि एक बंदा क्या हैंडल कर सकता था इसको? एक बंदा का दिमाग एक ही होता है, 2 पैर 2 हाथ, 12 घंटा ही मिलता है उसको, लेकिन उसको मैन पावर हायर करना होता है, उनको अपने साथ स्केलर चैन और चैन ऑफ ए ग्रुप और चैन ऑफ ए कमांड बनाना पड़ता है उनको। समझ में आ रहा है ना? चलिए, फीचर समझ में आ गया आपका, फीचर क्या है? बार बार ये वर्ड फिर से देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू बी द हार्मोनी एडजस्टमेंट ऑफ ए वेरियस पार्ट ऑफ द अचीवमेंट कॉमन ऑब्जेक्ट। हमारे साथ वही लोग जुड़ेंगे जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, एक ही टारगेट, एक ही उद्देश्य के बिजनेस में प्रॉफिट करना और सोसाइटी को चेंज करना। यदि हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर्स हो गया था ग्रुप इंडिविजुअल, कॉमन पर्पस, चेंज ऑफ कमांड। क्लियर हो रहा है ना सब? एक जो बात यहाँ पर समझाए हम। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी कि हमारा जो रिलेशन होना चाहिए वो डिपार्टमेंट और डिविजनल दोनों के साथ होना चाहिए। डिविजनल ऑफ वर्क, कार्यों को बांट दो, जो एक्सपर्ट है उनको दो वो काम, देखो वो काम कितना तेजी से बढ़े तुम्हारा।
डायनेमिक ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक पर्पज से करो, टाइम टू टाइम सर चेंज कर दो उसको, डायनेमिक का मतलब यही होता है। इसके बाद प्लुरलिटी ऑफ ए पर्सन, पर्सन के साथ प्लुरलिटी बनाओ और बहुत सारे लोगों को साथ में जोड़ो। ए सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट ए ऑर्गेनाइजेशन, साफ साफ बोला गया है। एक सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट क्रिएट ए ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी संगठन किसी संस्थान का निर्माण कर ही नहीं सकता। कर सकता है, हम तुम कर सकते हैं, और सब लोग मिल जाएंगे, एगो नया कमिटी का नाम धर लेंगे, एगो नया कोई बिजनेस डाल देंगे, नया ऑर्गेनाइजेशन डाल देंगे, चालू हो जाएगा। जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उस फील्ड में उसको डाल दो। है लड़का, बाद में बतियाना कि डालना है कि नहीं डालना, पढ़ा रहे हैं, दिमाग चला गया उन्हें, ये सब बाद में। पढ़ाई के टाइम पे मेन पर्पस होता है इस ज्ञान को समझना। ये ज्ञान समझोगे तभी जीवन में काम आएगा। आधा ज्ञान बहुत जानलेवा ज्ञान होता है, बहुत खतरनाक ज्ञान होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस है कि नहीं, सार्वभौमिक प्रक्रिया है कि नहीं। संगठन, संसार में कहाँ संगठन नहीं है, सब जगह है। चलिए कंप्लीट हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनाइजेशन और एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको कह रहा है कि संगठन महत्वपूर्ण क्यों है, संगठन जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है, और संगठन में एडवांटेज को बताना है, उसके गुणों को बताना है। आप तो खुद ही बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी द इम्पोर्टेंट। क्यों मस्ट बी द इम्पोर्टेंट? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी द इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज ए बिल्डअप ऑफ योर इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ कंट्री। आपके देश के इकोनॉमिकल कंडीशन को सबसे बेटर बनाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज ए इम्प्रूवमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ ए मेंबर्स। मेंबर्स के जो गोल होते हैं, जो एम होते हैं, उनको अचीव करने के साथ में क्या करता है, सपोर्ट करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी बेरोजगारी की समस्या को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पर बात करें इंपॉर्टेंस में, तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ जिस फील्ड में आप हैं उसमें स्पेशल बनिए। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स द स्पेशलाइजेशन इन द सेंस दैट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी आर द डिविडेंड, सब डिविडेंड एंड देन द grouped into the compact and the convent jobs of the basis similarity। आप अपने काम को इस प्रकार से कीजिए जिस काम में आप क्या हो, स्पेशलाइजेशन, मतलब आप स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ रूप से आप उस चीज को जानते हैं, और उस काम को क्या कीजिए, उसमें प्रमोट्स होइए, आगे उसमें क्या कीजिए सर, बढ़िए। इसमें अपना स्पेशलाइजेशन, स्पीडी परफॉर्मेंस ऑफ ए टास्क, इफिशियंसी वर्क, कार्य कुशलता के ध्यान से देखा जाए, रूप से देखा जाए, तो अपने काम में आपको स्पीड भी रखना है और बढ़िया से नेतृत्व भी करना है उसका। दूसरा चीज आएगा रोल ऑफ द क्लैरिटी। रोल ऑफ द क्लैरिटी का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइन द जॉब्स ऑफ मैनेजर एंड नॉन मैनेजर। सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि तुमको अपने काम में मैनेजर रखना है या नहीं रखना है। रखना भी है तो मैनेजर रहेगा या नॉन मैनेजर रहेगा। किसी भी काम को करने के लिए क्या मैनेजर की आवश्यकता पड़ेगा? नहीं, लेकिन मैनेजमेंट की आवश्यकता सब जगह। मैनेजमेंट की आवश्यकता सब जगह है सर। हम आपको छोटा एग्जाम्पल देते हैं, मम्मी, घर में जो मम्मी खाना बनाती है वो भी एक मैनेजर है। कब चीज़ क्या बनाना है, क्या घट गया, सारा चीज़ को इन्फॉर्म करती है। यदि मम्मी खाना बना रही है और उस टाइम पर बोले अरे चावल नहीं है, आलू नहीं है, हरा सब्जी नहीं आया है, तो समझ लीजिए कि मम्मी एक बढ़िया मैनेजर की भूमिका नहीं निभा रही है, क्योंकि लेट होगा या नहीं होगा। बढ़िया मैनेजर का मतलब क्या हुआ, कल क्या करना है आज ही उसका प्रिपरेशन कर लेना है बढ़िया से। एक अच्छा विद्यार्थी कौन होता है, कल जो पढ़ाने वाले हैं जिस चैप्टर को, आज उसको एक बार रीड आउट मार के आएगा, या जो आज पढ़ा है उसको घर पे जाकर पहले क्लियर करेगा। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे कल वो पूछेगा। होता कि नहीं होता है? मैनेजमेंट हर फील्ड में होता है सर, लेकिन मैनेजर मस्ट बी द इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। मैनेजर हो भी सकते हैं और नॉन मैनेजर भी हो सकते हैं। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा संस्थान है तो मैनेजर रखना पड़ेगा। छोटा संस्थान है तो खुद मैनेजर है, खुद ही झाड़ू पोछा मार रहे हैं, खुद ही सब काम कर रहे हैं, सोल्टेड है। आ रहा है समझ में? कुछ धनी वर्ग के जो लोग होते हैं वो कहते हैं खर्चा मत करो, जीवन में क्या करो, खर्चा मत करो, पैसे बचाओ। लेकिन जो विद्वान होते हैं बढ़िया वो कहते हैं खर्चा करो, खर्चा करो। तुम पैसे खर्चा करोगे तभी तुमको पैसे कमाने का जुनून तुम्हारे अंदर होगा। अब बहुत लोग कहते हैं खर्चा मत करो, 100 रुपये कमाओ तो उसमें कितना बचा लो, उसमें 20-30 बचा लो। 90 रुपये कोशिश करो बचाने के लिए, नहीं बचे फिर भी कुछ ना कुछ उसमें बचा लो। लेकिन जो एडवांस लोग होते हैं
वो क्या कहते हैं, खर्चा करो। तुम अपना पैसा बैंक में रखोगे, यहाँ वहाँ रखोगे, बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा उसका, लेकिन वही पैसा का यदि बिजनेस करोगे तो कई गुना ज़्यादा तुम क्या हो जाओगे, बढ़ जाओगे। तो पैसा को क्या करो, पैसा को इन्वेस्टमेंट करने की ताकत रखो, इन्वेस्टमेंट करो उसका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सर, क्लेरिफाइज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी काम को करने के लिए पहले क्लियर हो गया था हेनरी फ्यूल के सेकंड स्टेप में, सेकंड प्रिंसिपल्स में, कि आपको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की आवश्यकता पड़ेगा। हटा दिया है इसको, जो भी होगा तुम लिख सकती हो, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी काम करने के लिए मैनेजर को अधिकार तो दे रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दे रहे हैं, दायित्व दे रहे हैं, तो अधिकार नहीं दे रहे हैं, ऑथोरिटी नहीं दे रहे हैं उसको। दोनों काम देना चाहिए किसी को भी। मेरे पास यदि आपके पेरेंट्स भेजे हैं पढ़ने के लिए तो हमको दोनों अधिकार देना चाहिए, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सर कि एक इसको सक्सेस इंसान बनाना है, और आपका अधिकार है कि आपका जैसे मन करेगा वैसे पढ़ाइए, लेकिन बच्चा पढ़ना चाहिए सर, ठीक है। एवॉइडिंग द डुप्लीकेशन, सॉरी हाँ, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब यहाँ पर क्या करना है, एवॉइड करना। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड द ओवरलैपिंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन मेंबर आर वर्क until because a special job are the assigned to a individual and work until units, sorry work units। अब यहाँ पर बोला जाता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके कुछ कामों में, जैसे प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं सर, प्रोफेशनल कामों में आपको क्या करना है, यहाँ पर डुप्लीकेशन जो यहाँ पर है, डुप्लीकेशन वर्क है, उसको आपको एवॉइडिंग भी करना है। कुछ को क्या करना है, कुछ को अपने काम में लाना है स्पेशल तरीके से, और कुछ चीज़ों को क्या करना है, अवॉइडिंग भी करना है। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं। जैसे आप यदि क्लास कर रहे हैं तो क्लास के टाइम पे आपका पूरा पर्पस होना चाहिए, सिलेबस, ऑब्जेक्ट, आपका टारगेट। क्लास के दौरान इर्द गिर्द बहुत सारा नौटंकी बात चलता है, उस सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उस सब पे ध्यान दे रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य से क्या होंगे, विचलित होंगे सर। व्यक्ति के अच्छा ये बताओ, धावक यदि रेस के मैदान में दौड़ रहा है तो उसको ध्यान कहाँ होना चाहिए, वहां पहुंचना है, वहां जहां हमको गोल पर ध्यान होना चाहिए, और उसका ध्यान है ना कहा हो, खा के आया चना, दौड़ रहा है तू ना, अब इतना बतियाएगा तब तक तुमको हरा के निकल जाएगा, चाहे पीछे देखेगा कभी ढेरे पिछवाइले सब, तब तक तो तुम हार जाएगा। कछुआ क्यों जीता है, क्योंकि कछुआ सीधे देखता है, आहिस्ते आहिस्ते चलेगा लेकिन सीधे जाएगा। और खरगोश है ना, दौड़ेगा फिर पीछे रुकेगा, फिर दौड़ेगा, फिर तरमीन कहेगा आराम कर लेते हैं। वही सिस्टम में आदमी फेल करता है। कमे पढ़ो लेकिन पर डे पढ़ो, कमे वर्क करो ऑर्गेनाइजेशन का लेकिन पर डे करो। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। 4 दिन दौड़ने से, जिम करने से बॉडी बनेगा, 40 दिन ही करो लेकिन आराम से करो, देखो अंतर आ जाएगा। पर डे पढ़ो, ठीक है, पर डे जो काम करना है करो। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं, आपको हम पहले भी बताएं। सोर्स ऑफ सपोर्ट और सिक्योरिटी एंड द सेटिस्फैक्शन, आपका सोर्स सपोर्टिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन भी आपका क्या होना चाहिए सर, सही होना चाहिए। एडेप्टेशन है, क्लियर कट ऑथोरिटी एंड रिलेशनशिप है, और इसमें जो भी है इसको देख लीजिएगा। कभी भी आपको यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में, तो बता दीजिएगा कि देयर आर मेनी इंपॉर्टेंस और एडवांटेज ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। बोलिएगा, स्पेशलाइजेशन, डिविजनल वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउट ऑफ वर्क, यूनिवर्सल वर्क, कंटिन्यूअस वर्क, ये सब जो भी देना है कुछ किताब से या कुछ अपने से बना कर लिखिए सर, आपको नंबर गेन हो जाएगा, मिल जाएगा नंबर आपको। इसका 10 टॉपिक याद रखिए, और 10 टॉपिक में से 5 टॉपिक आपको लिखना है। अपना मन से भी ऐड कीजिए, बट आपका वो इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो। इंपॉर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण बातों को बतिया रहे हैं भाई। इस किताब में हो सकता है कुछ चेंज किया हो, नए वाला किताब में चेंज कर दिया हो, इसके नए वाला किताब में फिर चेंज कर देगा, पुराने वाले किताब में कुछ और बताएगा। इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंस ही होता है, इतना नहीं लिखना है हमको, इतना लिखना ही नहीं है, कभी नहीं लिखना है इतना। हमको 5 टॉपिक दिमाग में रखना है, उसको लिख देना है। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? 2 कॉन्सेप्ट आर द प्रिविलेंट अबाउट ए ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कितना कॉन्सेप्ट है? 2 कॉन्सेप्ट है। एक है, हम 2 ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट। एक है ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको 2 कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। 2 कॉन्सेप्ट आपको क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। आर द प्रिविलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस में कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट हैज बीन द कंसीडर्ड एज ए प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग उसके प्रोसेस पर, उसकी प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो ऑर्गेनाइजेशन इज ए नॉट ए फंक्शनल, और दूसरे शब्दों में कहें तो ऑर्गेनाइजेशन कोई क्रियाकलाप नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। हालांकि फर्स्ट चैप्टर में फंक्शन में ही दिखाया गया है इसको, मैनेजमेंट के फंक्शन में ही दिखाया गया ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है, दूसरे शब्दों में बोले तो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए फंक्शन दैट कैन बी द परफॉर्म एज ए सिंगल स्ट्रोक, बट इट इज ए चेन ऑफ वेरियस फंक्शन। लेकिन इसको एक व्यक्ति, एक कोई बंदा इसको कंप्लीटली नहीं कर सकता है, परफॉर्मेंस को सिंगल स्ट्रोक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब इसमें चेन ऑफ वेरियस फंक्शन जुड़ेगा, बट इट इज ए चेन ऑफ वेरियस पर्पस, वेरियस फंक्शन, इट इज ए इंक्लूडेड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, डिसाइडिंग वेरियस एक्टिविटी एंड ग्रुपिंग देम, जैसे डिटरमाइनिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस। अपने शब्दों में बता दें इसको, ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस। सुसुरी कहाँ से घूम रही है सब? ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को देखता है? ऑर्गेनाइजेशन इज ए लुकिंग फॉर द वर्क, इंडिविजुअल वर्क एंड ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कैन बी द सक्सेस, बट individual work we cannot build up या create of the organization। organization को नहीं कर सकता। organization is a process and many process, organization is a continuous process and organization is a flexible process, organization is a universal process, dynamic process and a group activity process। organization में जब हम group activity करते हैं हमारे decision making में help करता है, फाइनेंशियल हेल्प होता है, लोग पैसा, अधिक से अधिक लोग पैसा भी लगाते हैं, हमारे पास कैपिटल पावर बढ़ जाता है। इसलिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक प्रोसेस के रूप में आता है। साफ साफ यहाँ पर बोला गया है कि देखिए, अदर वर्ड में ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए फंक्शन दैट कैन बी द परफॉर्म्ड एज ए सिंगल स्ट्रोक, बट इट इज ए चेन ऑफ वेरियस फंक्शन। बोल रहा है ना, इट इज ए चेन ऑफ ए वेरियस पर्पस है ये। इट इंक्लूड्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, डिसाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज फॉर द ग्रुप देम। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है आपको कि प्रोसेस कैसे है? टू कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रिविलेज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए आपको कम से कम इसके दो कॉन्सेप्ट को बताना होगा, दो सिद्धांतों को बताना होगा। एक तो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है? तो इंडिविजुअल में, ग्रुप एक्टिविटी में, ये चैन पुलिंग में, या फिर जैसे भी आपको समझाना है उसमें समझा दीजिए उसको। दो चार लाइन तो समझाना है, इतना थोड़ा समझाना है आपको, जितना आप देख रहे हैं उतना नहीं समझाना है सर आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन देगा, 2 टॉपिक डालेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बस हो गया। ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर रिलेशन। सही है सर? यस, ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर रिलेशन बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज ए बोथ टाइप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन। स्ट्रक्चर बेस होता है सर, एक बिल्डअप बनाना पड़ता है ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू। According to this concept, organization is treated as a structure of relation. Under this, इसके अंदर देखा जाता है various posts are created to establish and the mutual relationship of employee worker or various posts their authority and responsibility of the defined. जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कंपनी हम तैयार कर देते हैं, कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, मैनेजर है उसका रिलेशन अकाउंटेंट के साथ, अकाउंटेंट का रिलेशन इंजीनियर के साथ, सारे वर्कर, सारे एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ कड़ी की तरह, एक लिंक की तरह जुड़े हुए हैं। ये एक स्ट्रक्चर बेस है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का परफॉर्मेंस करता है इसमें। वो समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस। तो इसका प्रोसेस या स्टेप आप इस प्रकार देख लीजिए, इसका फिगर में है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए। पूछेगा स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बोलिएगा ऑर्गेनाइजेशन का सब अलग अलग स्टेप है इसमें। पहला स्टेप इसमें क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिविजनल ऑफ वर्क। सबसे पहला स्टेप होता है कि पहले उस चीज को आइडेंटिफिकेशन कर लो, पहचान लो। किसको? डिविजनल ऑफ वर्क को। काम क्या करना है, किन किन लोगों में बांटना है काम को, ये तो जरूरी है। पहला हेनरी फ्यूल की फर्स्ट प्रिंसिपल में भी इसको दिखाया गया है। इसके बाद ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन।
अलग अलग ग्रुप बनाओ, सेल्स डिपार्टमेंट अलग बनाओ, परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग बनाओ, स्टोर डिपार्टमेंट अलग बनाओ, टैक्स डिपार्टमेंट अलग बनाओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग बनाओ, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ग्रुपिंग तैयार करो, जरूरी है। हम आपको क्या बताए थे, जब एक कार के शोरूम में जब सरकार बनाया जाता है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। अब कोनो आदमी है ना चक्का कसने में एक्सपर्ट है, कोनो एसी लगाने में एक्सपर्ट है, कोनो सीट कवर लगाने में एक्सपर्ट है, कोनो कांच लगाने में एक्सपर्ट है, उन लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा। एक और ग्रुप में हो सकता है कि यही एसी लगाने वाला काम 5 को जानता हो, टायर कसने वाला काम 10 को जानता हो, तो 10 को ग्रुप बना लेगा। और जैसे ही कार उसके स्टेप पे आएगा धड़ कसेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, वो घूमते घूमते नहीं आता है वो काम करने वाला, फिर हाउ काम करेगा, फिर हाउ काम करेगा, इसमें जल्दी काम हो जाएगा। जो व्यक्ति कई सालों से एक ही काम कर रहा है कि उसको चक्का ही केवल कसना है, टाइम लगेगा। एक आदमी बनाएगा ना, रुका तेन चक्का खोलाते नहीं कसते नहीं, चक्का कसेगा 9 घंटा, फिर अभी हई लगाएगा, हो लगाएगा। एगो कार बनाने में कितना दिन लगाएगा, एगो कार बनाने में बहुत समय लगा देगा। ग्रुप एक्टिविटी में डाल देंगे हम लोग उसको, तो तनी मुनी में तुरंते मार देगा, तुरंते मार देगा। जितने देरी में 10 आदमी मिलकर भी एगो कार को बनाने में शायद 1 महीना का समय लगा देंगे लोग। लेकिन वही 10 आदमी को ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू बांट दिया जाए, 20 आदमी को ग्रुप एक्टिविटी में बांट दिया जाए, तो एक दिन में कम से कम 10-20 को कार रेडी हो जाएगा। 10 वो कार तो निश्चित रेडी होगा आपका, बुझा रहा है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजनल वर्क को। दूसरा देखेंगे ग्रुपिंग द जॉब ऑफ द डिपार्टमेंटलाइजेशन को देखेंगे। तीसरा देखेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी को, और चौथा देखेंगे इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग और रिलेशन को देखेंगे। 4 चीज को सर इसमें देखना है, चारों चीज को देखना है और चारों चीज पे इसमें क्या करना है। ड्यूटी देखना जरूरी है कि नहीं है, कौन सा कर्तव्य किसका है वो तो करना पड़ेगा ना। आपका काम हम तो नहीं नो करेंगे, मेरा काम आप तो नहीं नो कीजिएगा। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, इस कौन मशीन फिट किया है, कितना नंबर का डाला है, सब उसमें चीज सबका उसमें रिपोर्ट और रजिस्टर मेंटेनेंस होगा। बुझा गया, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर फॉर्मल रिलेशन और इनफॉर्मल रिलेशन का बातचीत होगा, तो हम चाहेंगे कि आप डायरेक्टली इसका अंतर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका अंतर ही ज्यादा आता है एग्जाम में। किताब है बउआ, पीडीएफ थोड़ा है, किताब है आपका ये। फॉर्मल और इनफॉर्मल के पास ले जाते हैं। अच्छा पहले इसको देखो, ये समझाए हुए आपको, यस सर समझाए हैं। एमडी होता है सर, एमडी के अंदर में सर मैनेजर होता है सर, मैनेजर में भी सर बहुत सारा मैनेजर होता है, और एक जनरल मैनेजर के अंदर में परचेज मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है। एक परचेज मैनेजर के अंदर भी एक आपका परचेज सुपरिटेंडेंट होता है, उसके अंडर में भी रहेगा, फिर उसके अंडर में भी रहेगा। पता है ना मैनेजर सिस्टम में एमडी के नीचे में 3 गो रहेगा, एचआर, फाइनेंस और मार्केटिंग। फिर उनके अंडर में मैनेजर रहेंगे, फिर उनके अंडर में जनरल मैनेजर रहेंगे, जनरल मैनेजर के अंडर में परचेज और से रिलेटेड काम होगा, फाइनेंस वाला अलग रहेगा, हाँ कर्मचारी इस सब के अंडर में रहेगा, एम्प्लॉय कर्मचारी रहेगा इस सब के अंडर में, और कर्मचारी में सुपरवाइजर रहेगा एगो, और सुपरवाइजर के अंडर में वर्कर होगा। क्या होगा, वर्कर। क्या आपको मालूम है कि एक गो कंपनी में इतना सारा वर्कर रहता है, मजदूर रहता है, कि बिहार में आपको नहीं मिलेगा उतना। जितना बिहार भर में कर्मचारी होगा ना कर्मचारी, उतना टाटा और रिलायंस कंपनी के एक गो कंपनी में उतना वर्कर रखा हुआ है। ऐसा भारत में कंपनी है कि ओकरा में 6 लाख आदमी को काम देता है, 6 लाख आदमी को काम को। बिहार में 6 लाख आदमी को आपको काम नहीं देगा जल्दी, इसीलिए कंपनी जॉब जल्दी सड़क पर नहीं मिलता है। कोलकाता बहुत चनाक होता है, उस तुरंत मारेगा, कमर्शलाइजेशन पढ़ के तुरंत कंपनी वाला जॉब पकड़ लेगा, जीएसटी पीएचटी कुछ सीख के पार्ट टाइम फुल टाइम कोनो नौकरी तुरंत पकड़ता है, वो सब चनाक होता है। हम लोग रहे ना गवर्नमेंट का फेरा में रहते हैं हम लोग, गवर्नमेंट जॉब मारेंगे हम लोग, जाना है तो जाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब रीजन है, रीजन है क्योंकि इधर बेरोजगारी है, प्लस में कंपनी है कहाँ, बिहार में कंपनी है। बिहार से बाहर जाओगे तो ना पता चलेगा कंपनी क्या है। हम लोग का बिहार से जाता भी है लोग कंपनी में काम करने के लिए, तो लेबर कैटेगरी में जाता है, अफसर बनता है, अफसर बहुत कम बनता है। अब पंजाब आता है, एनआरआई कहलाता है, केरला से वो सब अफसर बन जाता है ओकरा में। कोलकाता में बाबू मूसो सब वो अफसर बन जाता है सब ओकरा में। कहाँ बन जाता है, कहीं ओकरे में पढ़ाई किया है कमर्शियल। तू कहाँ पढ़ाई कर रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है तो तू कमर्शियल पढ़ाई कर रहा है। कमर्शियल पढ़ाई में एमबीए सीए ये सब आता है। देखो फॉर्मल इनफॉर्मल देखो, कह रहा है कि हम पढ़िए रहे हैं कमर्शियल। तू अभी बच्चा है, तुम बेस ले रहा है कमर्शियल चीज का,
ये कमर्शियल पढ़ाई कर रहा है। चलो ध्यान दो है बाबा, हाला मत करो, हाला मत करो। समझ में आ रहा है ना? मीनिंग के सेंस में भी हम लोग बात कर ले सर। देखिए मीनिंग में क्या है आपका, मीनिंग में अर्थ यदि हम लोग देखें तो फॉर्मल में और इनफॉर्मल में, आपको इसी चीज शायद बताया था फॉर्मल इनफॉर्मल। पहले हम फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल होता है, इनफॉर्मल का मतलब नॉन ऑफिशियल होता है। इसको हिंदी वाले में औपचारिक और इसको अनौपचारिक कहते हैं। मंजीत हिंदी मीडियम है, तुम किताब में लिखा हुआ सब ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बताते हैं इस चीज को, आप ध्यान दीजिएगा। इट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which is a designed by the management to be the accomplish a particular task। एक मैनेजर द्वारा दिया हुआ एक पार्टिकुलर टास्क होता है, पहले का पर्पस। दूसरा का पर्पस यहाँ पर इनफॉर्मल में देखिए मीनिंग के सेंस में, इट रिफर्स टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल इन द वर्क सिचुएशनल टू मीट द पर्सनल नीड। इसमें पर्सनल नीड को देखेंगे। कंपनी में दो प्रकार का काम होता है। हम आपको एकदम हम आपको ड्यूटी दे दिए कि आरिफ कल तुमको कोई चीज़ याद करके आना है। आप पूरा ग्रुप में बोल दिए कि देखिए 4 लेसन हम जो भी पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, उसका फीचर और उसका इम्पोर्टेंट कल आपको याद करके आना है, ये सबको बोल दिए। दोनों में जानते हैं अंतर क्या होता है? स्ट्रिक होकर बोल रहे हैं, स्ट्रिक होकर सुनेंगे तो ये फॉर्मल हो गया, और इसी चीज़ को हम थोड़ा सा मतलब फ्रेंड बिहेवियर हो गए। वो कल याद कर लेना, बढ़िया से पढ़ाई करना है, याद करके आना है, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये इनफॉर्मल में जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? लेटर नहीं लिखते हैं आप लोग फॉर्मल इनफॉर्मल में। टीचर के पास किसी ऑफिस में लिखे हैं तो फॉर्मल, घर के पूजनीय पापा जी प्रिय मित्र लिखे हैं तो इनफॉर्मल। ये एक मैनेजर द्वारा दिया हुआ पार्टिकुलर टास्क होता है सर, और ये एक मैनेजर द्वारा दिया हुआ टास्क होता है लेकिन अनफ्रेंडली या फिर फ्रेंडली होता है। ये नीड ऑफ पर्सन होता है, मीट पर्सनल नीड्स होता है। ये फॉर्मेशन की भी बात करें तो डेलिब्रेटली, देखिए यहाँ पर डेलिब्रेटली प्लानेड एंड क्रिएटेड बाय मैनेजर। इसको कौन डेलिब्रेट करता है? मैनेजर करता है। इसको डेलिब्रेट कौन करता है? मैनेजर भी कर सकता है, पीपल भी कर सकता है, लीडर भी कर सकता है, और कंपनी का कोई मेंबर भी कर सकता है, या सोसाइटी भी कर लेता है। ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर ओरिजिन्स की बात करें तो इट इज इस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ द रूल एंड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कंपनी के रूल्स यानी नियम और पॉलिसी यानी कि नियमावली के अनुसार ही इसको चलाना होता है हमें। इसका स्थापना किस लिए किया जाता है? इट इज इस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ द सोशल रिलेशन। भाईचारा वाला काम जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी काम में फॉर्मल नहीं निभा सकते, इनफॉर्मल भी निभाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्ट्रिक कहाँ रहिएगा? स्ट्रिक रहिएगा कहाँ? अब टीटी है, दिन भर अपना टिकट का चेक इन करता है। अब फॉर्मल हो जाता है, कौन देखते हैं ना, एकदम फॉर्मल रहेगा। कहानी टिकट है दिखाओ, चलो 600 रुपये फाइन, 600 रुपये फाइन निकालो। ऐसी बात है, ये कोई गरीब इंसान है बेचारा, दिक्कत है उसको, तो उसको छोड़ देना है। उसके ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, उसके एजुकेशन में ये चीज़ बताया जाता है कि परिस्थिति के अनुसार ही आपको काम करना है। कोई व्यक्ति है, उसका घर में कोनो मर गया है बेचारा, कैसे इमरजेंसी में ट्रेन पकड़ के जा रहा है बेचारा, और उसको अब तंग कर रहे हैं। कोई औरत है, कोई व्यक्ति है, बूढ़ा है, पैसा नहीं उसके पास दवा के लिए, पटना गया दवा करके आ रहा है, आप उससे टिकट मांग रहे हैं, गलत चीज़ है। तो थोड़ा सा फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल लेके चलना पड़ता है। हम आपको प्रतिदिन कड़ैया करें, प्रतिदिन आपको याद करवाएं, प्रतिदिन आपको पनिशमेंट दे, याद नहीं हो, अच्छा लगेगा? आप भी सोचिएगा ना, जेल जैसा हो गया जीवन हम लोग का। इसलिए अनफ्रेंडियल बिहेवियर भी चाहिए। हाँ, याद करो, कभी कभी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं, कभी कभी नॉर्मल भी कर देते हैं। इसलिए किया जाता है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े आप पर, लेकिन इतना मालूम रहे कि हमें पढ़ना है इस चीज़ को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव पर्पस, देखिए टू अचीव प्लानेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका फॉर्मल का मेन टारगेट होता है कि हम ऑब्जेक्टिव गोल्स को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, और हम सर प्राप्त भी कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। और इसका टारगेट क्या होता है? टू सेटिस्फाई सोशल एंड कल्चरल नीड एंड फुलफिल ए कॉमन इंटरेस्ट। इसको सोशल सेटिस्फाई भी करना है, सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है, इसको कल्चरल नीड्स भी रखना है, और फुलफिल ए कॉमन इंटरेस्ट भी रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
सरकार कोई भी पॉलिसी लागू करती है, किसी संस्थान पर जीएसटी ही लगा दिया जाता है, तो क्या लग रहा है एकदम दबाव दिया जाएगा उस पर? नहीं, थोड़ा सा फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में मिला के चला जाएगा। दोनों में अंतर समझना है कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। ये समझ में आया? इसका मीनिंग क्या है? फॉर्मल इज ए बेस्ड ऑन द ऑफिशियल रूल एंड रेगुलेशन, इनफॉर्मल इज ए बेस्ड ऑन द सोशल एंड कल्चरल रिलेशनशिप। फॉर्मेशंस की बात किया जाए तो इट इज मैनेज बाय द मैनेजर, इट इज नॉट मैनेज बाय द मैनेजर। ठीक है, मैनेजर कर भी सकता है और नो भी, मैनेजर में बी द मैनेज और नो। और यहां पर लिखेंगे ओरिजिनल में इट इज एस्टैब्लिश फॉर ए मेन पर्पस द रूल एंड पॉलिसी, इट इज ए मेन पर्पस एस्टैब्लिशमेंट टू द सोशल डेवलपमेंट एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में बोलेंगे कि इसका मेन ऑब्जेक्ट है गोल को अचीव करना, इसका मेन ऑब्जेक्ट है सोसाइटी और कल्चर को क्या करना, फुलफिल करना, उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, कौन है देखो तो? स्ट्रक्चर में है। स्ट्रक्चर में सर क्या है कि हैज ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ए टास्क एंड रिलेशनशिप, यानी कि आपको सबसे बढ़िया क्या करना होगा, आपको बढ़िया से बढ़िया आपको रिलेशन निभाना होगा। हैज ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर बेस रखना है वो कैसा रखना है, अच्छे अस्तित्व में रखना है। क्या वन कुछ ठीक है, हम जा रहे हैं 2 मिनट में। ठीक है, दूसरा चीज है डज नॉट हैव ए क्लियर कट ए स्ट्रक्चर बट ए फॉर्म्स ऑफ ए कंप्लीट नेटवर्क द रिलेशन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा नेटवर्क रिलेशन और कंप्लीटली रिलेशंस को माने। इसका मतलब होता है डज नॉट हैव ए क्लियर बट द स्ट्रक्चर। इसका भी मेन एम वही है कि गोल को क्या करना है, अचीव करना है, अपने गोल पर करना है टारगेट। कम्युनिकेशन में देखिए फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट, ऑफिशियल लाइन, ये किस कम्युनिकेशन को अपनाता है, ऑफिशियल को, और ये किसको अपनाता है, फॉर्मल इस्टेब्लिश ऑफिशियल लाइन ऑफ ए कम्युनिकेशन। इसमें ऑफिशियल लाइन होना चाहिए, किसमें, फॉर्मल में। और इनफॉर्मल में कैसा होना चाहिए, इसमें कन्वर्सेशन या फिर इनफॉर्मल, मतलब ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल लाइन बोल सकते हैं। अनऑफिशियल लाइन इसमें होता है, किसमें, इनफॉर्मल में। बिहेवियर की भी बात किया जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस आर द, मतलब इसमें स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है। ऑफिस में कैसे बातचीत होता है, हाँ, ऑफिस में हम लोग आमतौर पे बातचीत करें, कोई बैंक पीओ है और मैनेजर के पास कोई फाइल लेकर जाता है तो क्या बोलता है, एक्सक्यूज मी सर ये फाइल देख लीजिए थोड़ा, यही होता है, औपचारिक हो गया। और इसी में थोड़ा बोलेगा ना, जाएगा उसमें स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर और द परफॉर्मेंस में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, बोलेगा ना को सर थोड़ा इसको देख लिया जाए, इसको देखिए ना पेंडिंग में फंसा हुआ है, एगो ये भी होता है। तो दोनों को मिला के चलना है, हम लोगों को दोनों को क्या करना है, मिला के चलना है। यदि लीडरशिप की बात किया जाए तो मैनेजर्स आर लीडर बाय द वर्च्यू ऑफ देयर द सुपीरियर पोजीशन। मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर्स आर लीडर, मैनेजर जो होते हैं वो लीडर होते हैं। मैनेजर्स आर लीडर बट लीडर्स आर नॉट मैनेजर। मैनेजर लीडर हो सकते हैं लेकिन लीडर मैनेजर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकता। लीडर आर द चूजन, इसमें इनफॉर्मल में वो लोग लीडर खुद ही चुनता है। तो हम लोग का मजदूरों का लीडर कौन होगा, हम लोग का एम्प्लॉय में लीडर कौन होगा, एओ को बना कर रखेगा ये लोग। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें थोड़ा सा, आपको ज़्यादा टॉपिक दिया गया, 12 टॉपिक दिया गया। अब 12 में से कितना याद करना है जानते हैं, 6 गो, 5 गो लिखना है लेकिन 1 एक्स्ट्रा याद करना है। भूल जाइएगा ना तो ओवर ही आपका 5 दिमाग में रहेगा। और जौन आपको आसान लगे, जो आपको छोटा छोटा लगे उठा लीजिएगा, इसमें से आप अपने मन से उठा लीजिएगा। ठीक है, रूल रेगुलेशंस की बात किया जाए तो इसमें रूल रेगुलेशन ऑफिशियल होगा, इसमें नॉन ऑफिशियल होगा। यदि इंटरडिपेंडेंट बात किया जाए तो फॉर्मल इज ए डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल और इनफॉर्मल इज ए डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मल। औपचारिक अनौपचारिक पर आधारित होती है और अनौपचारिक औपचारिक पर आधारित होती है। ऑथोरिटी की यदि बात किया जाए तो ऑथोरिटी इज ए फॉर्म आउट ऑफ द पोस्ट एस्टैब्लिश्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मूवमेंट ऑफ द डाउनवर्ड। अब इसमें ऑथोरिटी क्या होता है, फॉर्मल में जिस एम्प्लॉय को, जिस पोस्ट वाले अफसर को जो ऑथोरिटी दे दिया गया है वही ऑथोरिटी उसको क्या करना है। और इनफॉर्मल में क्या करना है, इनफॉर्मल में कोई भी कंप्लेन होगा तो पूरे टीम को बोला जाएगा अरे आप लोग वर्क नहीं कर रहे हैं। अब फॉर्मल में ऑफिशियल बोला जाएगा कि आप वर्क नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, आपको हम कोई ड्यूटी देते हैं, इसको ये ड्यूटी, उसको ये ड्यूटी, उसको वो ड्यूटी देते हैं, फॉर्मल हो गया। आप बोलते हैं ना देखो सरस्वती पूजा समिति में सब लोग को ध्यान देवे के बाटे, आप बढ़िया से काम करे के बाटे, इनफॉर्मल हो गया।
कोनो दिक्कत हुआ हम पूरा कमेटी को बोलेंगे, कोनो बढ़िया काम हुआ हम पूरा कमेटी की तारीफ कर देंगे। इनफॉर्मल ऑथोरिटी इसमें मिल रहा है, लेकिन में इसमें ऑथोरिटी कैसे मिल रहा है, इसमें अपना टीम वाइज मिल रहा है, या फिर उसमें ग्रुपिंग ऑथोरिटी मिल रहा है। और इसमें क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल भी ऑथोरिटी होता है और ग्रुपिंग ऑथोरिटी भी हो जाता है, किसमें, फॉर्मल में हो जाता है। कोई दिक्कत, समझ में आया संजीत, समझ में आ रहा है तुमको बढ़िया से, आधा अधूरा? सही % समझ में आ रहा होगा तो